हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है अपने एक पीवाईक्यू सेशन में। मैं पीवाईक्यू सेशन लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए हिंदी के। ठीक है, और आपकी आज हिंदी की एक क्रैश कोर्स भी मैं शुरू करने जा रही हूँ, तो उसकी भी एक क्लास आपको आज ही मिल जाएगी। मैं सोच रही हूँ पहले हिंदी करवा देते हैं कंटिन्यूशन में लगातार से ही, क्रैश कोर्स भी, और साथ में पीवाईक्यू की कुछ क्वेश्चंस भी मैं हर रोज़ लेकर आती रहूँगी। क्योंकि सीटेट आपका जुलाई में हो सकता है, तो मैं सोच रही हूँ 10 या 15 दिन की में जितनी भी क्लासेस होंगी उनमें आपकी हिंदी पेडागोजी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हिंदी पे ही थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। इंग्लिश का 10 दिन बाद से मैं क्लास शुरू कर दूँगी। अगर बीच में टाइम मिला तो फिर मैं दोबारा फिर से इंग्लिश को भी शुरू कर सकती हूँ बीच में। ठीक है, पहले हिंदी पे बात कर लेते हैं। तो आज पीवाईक्यू कर रहे हैं हम फिर से हिंदी के। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना, और हम फिर से अपने पीवाईक्यूज़ करते हैं हिंदी के। पहला क्वेश्चन है आपका, भाषिक दक्षता शिक्षार्थियों को किसके समर्थ बनाती है? उनकी जो लैंग्वेज एबिलिटी है बच्चे में, भाषा बोलने की जो स्किल है, वो बच्चे को किस लायक बनाती है? पहला, व्याकरणिक रूप से सही और गलत में अंतर करना। दूसरा ऑप्शन है, भले ही व्याकरणिक रूप से सही न हो पर धारा प्रवाह के साथ बोलने की क्षमता। तीसरा है, ये जानने की दक्षता कि कैसे और कहाँ भाषा को उचित रूप से प्रयोग करना है। और फोर्थ है आपका, अधिक से अधिक अंग्रेजी का प्रयोग करना। ठीक है, देखिए जो हमारी भाषा की जो स्किल होती है वो कैसे है कि हमने बच्चे को इतनी एबिलिटी हमने डेवलप करनी है कि भाषा को बच्चा अच्छे तरीके से यूज कर सके, अच्छे से बोल सके, अपने बातों को, अपने विचारों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके। उसे ही हम भाषिक दक्षता बोलते हैं, एबिलिटी बोलते हैं। जब बच्चे की भाषा अच्छे से डेवलप हो जाएगी तो कहाँ और कैसे उसको भाषा का अच्छे से यूज़ करना है बच्चे को वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए अपना आंसर कौन सा सही हुआ। आपका आंसर सही हुआ थर्ड, कि यह जानने की दक्षता कि कैसे और कहाँ भाषा का उचित प्रयोग करना है। जो ऑप्शन सेकंड दिया हुआ है, भाषा ही व्याकरणिक रूप से भले सही न हो, प्रवाह के साथ बोलने की दक्षता। क्योंकि देखो फ्लुएंसी बच्चे की शुरू में नहीं आती है, फ्लुएंसी धीरे धीरे बनती है बच्चे की। जब बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट होता जाएगा तो फ्लुएंसी भी धीरे धीरे बनती जाएगी, लेकिन पहले से पता तो हो कि कहाँ और कैसे बोलना है, तभी बच्चे की फ्लुएंसी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड हुआ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक अपने शिक्षार्थियों को रंगने, चित्रकारी करने के लिए प्रोत्साहित करती है, तरह से मददगार करती है। ठीक है, उनकी हेल्प कर रही है चित्रकारी करने में, कलरिंग करने में। तो वो किस तरह की स्किल का यूज़ कर रही है? पहला ऑप्शन है कक्षा में चुप्पी बनाए रखने के लिए। सेकंड ऑप्शन है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास करने में। थर्ड है शिक्षार्थियों का मनोरंजन करने में। फोर्थ है अध्यापक को अध्यापन में विश्राम देने के लिए। देखिए शिक्षार्थी कलरिंग कर रहा है, रंग कर रहा है, चित्रकारी कर रहा है, यानी कि उसने हाथ में कुछ अपने कलर्स पकड़े हुए हैं, कुछ पेंसिल्स पकड़ी हुई हैं। तो आपको पता ही होगा, सीडीपी में आप कर भी चुके हैं कि इनको हम बोलते हैं, एक होता है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल, एक होता है आपका, हिंदी इंग्लिश में बता देती हूँ मैं, एक होती है ग्रोस मोटर स्किल, एक होती है फाइन मोटर स्किल। ठीक है, ये ग्रोस मोटर स्किल में जब बच्चा बड़ी बड़ी चीज़ों को पकड़ता है, जैसे पूरे हैंड का यूज़ करता है, और जब बच्चा अपने बारीकी से चीज़ों को करना शुरू कर देता है, वो आपकी फाइन मोटर स्किल में आती है। जैसे कि पेंसिल पकड़ना सीख लिया बच्चे ने, शूज़ के लेसिस बांधने बच्चे ने सीख लिए, एक हाथ से चीज़ों को पकड़ना बच्चे ने सीख लिया, तो वो फाइन मोटर स्किल में कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, यहाँ कलरिंग करना, चित्रकारी करना बिल्कुल इजी ही आंसर है। आपका ऑप्शन सेकंड है राइट, सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास करने में। अगला क्वेश्चन है, बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से तब सीखते हैं जब बच्चे लैंग्वेज को कब इफेक्टिव वे से सीखेंगे? पहला ऑप्शन है, उन्हें भाषा में निपुण अध्यापक मिले, नहीं। दूसरा, उन्हें अच्छी पाठ्य पुस्तकें मिले, नहीं। उन्हें रोका जाए, बिल्कुल भी नहीं। फोर्थ, उन्हें मोटिवेशन दे, प्रोत्साहन दे। सबसे पहला यही होता है कि जब भी हम बच्चे को कुछ भी सिखाएंगे तो बच्चे को मोटिवेट करेंगे। ये कहीं ना कहीं एक भाषा का प्रिंसिपल भी है। अगर हमने बच्चे को भाषा सिखानी है तो सबसे पहले बच्चे को मोटिवेट करेंगे, बच्चे का फिर इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, फिर बच्चे की हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे प्रिंसिपल में भी आता है। ठीक है, कि बच्चे को प्रोत्साहन मिले, बच्चे को मोटिवेट करें, और कुछ ना कुछ बच्चे को हम रिवार्ड दें, तभी बच्चा कर पाएगा उसको। ठीक है, तो उन्हें प्रोत्साहन मिले, प्रोत्साहन जब मिलेगा, उन्हें मोटिवेशन देंगे, तभी बच्चा अच्छे से प्रभावशाली तरीके से लैंग्वेज को सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और सहपाठियों में अंतःक्रिया को महत्व देती है, ग्रुप डिस्कशन करवा रही है, पेयर ग्रुप में इंटरेक्शन करवा रही है, और सही वर्तनी या उच्चारण में गलतियों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देती है। वो जो उच्चारण है या फिर जो स्पेलिंग्स हैं उन पर ध्यान नहीं दे रही है। वह कक्षा में किस उपागम का प्रयोग कर रही है? कि वो बच्चों में ग्रुप डिस्कशन करवा रही है,
बच्चों से इंटरेक्शन करवा रही है, तो किस तरह के अप्रोच का यूज़ कर रही है। पहला है पारंपरिक अप्रोच, पारंपरिक, दूसरा है उदारवादी, तीसरा है संरचनात्मक और फोर्थ है आपका रचनावादी। ठीक है, उदारवादी तो है, देखो टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा रही है, क्लास में सिखा रही है, कुछ नई चीज़ों को करवा रही है, कुछ नई चीज़ें बता रही है, चाहे वो बच्चों की वर्तने का ध्यान दे, उच्चारण पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नई चीज़ को क्रिएट कर रही है, कुछ नई चीज़ों को जनरेट कर रही है, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखा रही है। तो यानी कि यहाँ पर वो रचनावादी अप्रोच का उपयोग कर रही है, क्रिएटिविटी का। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ हुआ राइट। अगला क्वेश्चन है, आपने महसूस किया कि एक पाठ में उपयुक्त भाषा आपके शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कठिन है। जैसे कि आप टीचर बनकर सोचो खुद को कि आपने लेसन पढ़ाया, पाठ पढ़ाया, और वो उसकी जो भाषा थी ना बहुत डिफ़िकल्ट थी कि बच्चों को समझ में नहीं आ रही थी। आप भाषा को कुछ सरल तरीके से ही कुछ सरल करते हैं और अपने शिक्षार्थियों को आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में भी कुछ परिवर्तन करते हैं। आपका यह कृत्य क्या कहलाता है कि बहुत डिफिकल्ट था और फिर आपने उसको ईजी वे में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा। पहला है अंगीकार करना, दूसरा अनुकूलन करना, तीसरा मूल्यांकन करना और फोर्थ है समीक्षा करना। आप बच्चों को अडेप्टेशन करवा रहे हो, अनुकूलन करना सिखा रहे हो कि मुश्किल था, मुश्किल से आप क्या कठिन से आप सरल की तरफ गए, आपने सरल करके बच्चों को बताया, यानी कि आप यहाँ पर अनुकूलन कर रहे हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन हुआ राइट ऑप्शन। अगला है, आज राजू विद्यालय जा रहा है, वह बहुत खुश है। अपने परिवार का वह पहला व्यक्ति है जो विद्यालय जा रहा है। उसके परिवार में इससे पहले कोई भी नहीं, यहाँ तक कि उसके अभिभावक कभी विद्यालय नहीं गए हैं। राजू किस शिक्षार्थी के रूप में जानेंगे। प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, हास्यकृत और अल्पसंख्यक। ऑब्वियस है पहली पीढ़ी के बारे में, है ना, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ही है जिसने स्कूल में जाना शुरू किया, स्टार्ट किया, तो पहली पीढ़ी। अगला क्वेश्चन है, अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्य पुस्तक की शुरुआत में शिशु गीत व चित्रकथाएं होती हैं। ठीक है, जब आप टीचर बने ना, जैसे आप टीचर, पीपल टीचर, हाफ टीचर तो आप बने ही गए हो, अभी भी आप पढ़ रहे हो, पेडागोजी पढ़ रहे हो, तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि जब भी हम बच्चों को पढ़ने की शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग जब प्राथमिक कक्षा से होती है शिक्षा की बच्चे की, तो वहाँ पर कुछ गीत होते हैं, सॉन्ग्स, कुछ चित्रकथाएँ होती हैं, कहानियाँ, कविताएँ होती हैं, और बाद में फिर बच्चों को वर्णमाला सिखाई जाती है। जैसे कि बच्चा नर्सरी क्लास में गया, नर्सरी क्लास में जाता ही ऐसे नहीं कि हम उसको वर्णमाला, स्वरव्यंजन सिखाएंगे, नहीं, सबसे पहले हम उसको कविताएँ सिखाएंगे, है ना, फिर कोई एक स्टोरी, कहानी सिखाएंगे, बच्चों को सुनाएंगे, कोई म्यूज़िक, कोई गीत सुनाएंगे, कोई पोएम सुनाएंगे। तो इस तरह से बच्चों को सिखाते, बाद में फिर हम वर्णमाला पर आते हैं, फिर अपने अल्फ़ाबेट पर आते हैं। ठीक है, तो इस अप्रोच को हम क्या बोलेंगे, अपना जो हिंदी पेडागोजी का अप्रोच है, इसमें पहला है बॉटम अप अप्रोच, सेकंड है टॉप डाउन अप्रोच, थर्ड है इलेक्टिव अप्रोच, और फोर्थ है आपका सुंदरात्मक उपागम। तो बताइए कौन से होगा। सबसे पहले कविताओं, कहानियों, बाद में हम वर्णमाला पर आ रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पर होल टू पार्ट की बात कर रहे हैं, होल टू पार्ट। तो टॉप डाउन अप्रोच की यहाँ पर बात हो रही है, ऊपर से नीचे की ओर। आपका ऑप्शन हुआ सेकंड राइट, सेकंड राइट क्वेश्चन हुआ आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है बिना किसी व्यवस्थित अभ्यास के, तब इसे क्या कहते हैं। यानी कि आप बच्चों को अपने आप से आपने भाषा सीख ली स्वाभाविक तरीके से ही, आपने कोई व्यवस्था नहीं करी थी, आपने उसको सिखाने के लिए प्रेशराइज नहीं किया, लेकिन अपने आप ही सीख ली, उसे क्या कहेंगे। बस आपको आंसर समझ में आ ही गया होगा। पहला विद्वत्ता, सेकंड है अर्जन, थर्ड है स्वीकृति और फोर्थ है अधिगम। तो आपका सेकंड क्वेश्चन राइट हुआ आंसर अर्जन, की अपने आप ही स्वाभाविक तरीके से सीख ली, तो वो अर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका एक महत्वपूर्ण गुण धर्म है जिसमें शिक्षार्थी जोड़ों या समूह में एक साथ मिलकर समस्या का समाधान पर कार्य करते हैं। यानी कि एक ग्रुप बना दिया, और ये एक ग्रुप ही है जो कोई भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम के साथ मिलकर समस्या का समाधान करते हैं। पहला है संप्रेषणात्मक भाषाधिगम, दूसरा है व्यवहारवादी उपागम, थर्ड है समग्र भाषा उपागम और फोर्थ है संरचनात्मक उपागम। तो इसका क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ऑप्शन, क्योंकि देखिए ग्रुप है, ग्रुप की बात हो रही है यहाँ पर। अगर बात करो ना व्यवहारवादी उपागम, यानी समग्र भाषा उपागम, अब देखना समग्र भाषा, मैंने आपको प्रिंसिपल में भी समग्र भाषा का प्रिंसिपल भी करवाया था, वो भी आप देखना कि क्या है।
फोर्थ है संरचनात्मक उपागम। यहाँ पर किसी स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही, किसी बिहेवियर की बात नहीं हो रही, किसी होल की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ बातचीत की हो रही है कि बच्चों को ग्रुप में बांट दिया, फिर बच्चे अपने आप से प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं। अब ग्रुप में हैं, अपने आप से सोल्यूशन कर रहे हैं, कैसे करें? कम्युनिकेटिव अप्रोच से कर रहे हैं, तो संप्रेषणात्मक भाषा से ही बच्चे अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हुआ राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण टॉपिक पर पाठ योजना तैयार करते समय आपका पहला चरण क्या होगा? मान लीजिए अपने बच्चों को कहा कि कल आप प्रदूषण पर एक वो लिख कर लाना पैराग्राफ, तो सबसे पहले बच्चे क्या होगा, प्रदूषण पर क्या करेंगे बच्चे? सबसे पहले प्रस्तावना संबंधी प्रश्न तैयार करना, टॉपिक को बार बार पढ़ना, शिक्षण सामग्री का चयन करना या उद्देश्य बनाना। क्योंकि जब भी हम किसी भी टॉपिक की बात करते हैं, यानी कुछ भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हमारा एक उद्देश्य होता है, एक एम होता है, उसी के बाद जाकर उद्देश्य के बाद जाकर ही हम फिर अगले स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ हुआ राइट ऑप्शन की सबसे पहले हमारा चरण होगा उद्देश्य बनाना, कि हमारा उद्देश्य क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को जल पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा। वहाँ प्रदूषण के लिए बोले, यहाँ भी जल के लिए बोल दिया। शिक्षार्थियों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की कक्षा में जो पढ़ा था उसके आधार पर आपस में चर्चा आरंभ कर दी और उसके बाद अनुच्छेद लिखना शुरू किया। ठीक है, इस तरह का उदाहरण, किस तरह का उदाहरण है ये, कि पहले जल पर अनुच्छेद लिखने के लिए बोला, फिर जो शिक्षार्थी थे, जितने बच्चे थे, उन्होंने विज्ञान और जो उनकी सामाजिक की जो क्लास थी, जो पढ़ा था, फिर उसके बाद उन्होंने डिस्कशन करना शुरू कर दिया और फिर उन डिस्कशन के बाद उन्होंने फिर उस अनुच्छेद को, पैराग्राफ को लिखा, उस जो को लिखा। ठीक है, तो किस तरह का एग्जाम्पल है? भाषा में प्रयोग का, विज्ञान की भाषा का, भाषा समूचे पाठ्यक्रम में, या संप्रेषणात्मक उपागम का। देखो अब ये नहीं कहना कि पिछले क्वेश्चन में हमने जो कम्युनिकेटिव अप्रोच का यूज़ किया था, संप्रेषणात्मक, संप्रेषण नहीं हो रहा, यहाँ पर से बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सब्जेक्ट्स को भी मिला लिया, साइंस भी पढ़ लिया और एसएसटी भी पढ़ लिया। उन दोनों को मिलाकर जब उन्होंने देखा कि ये तो टॉपिक हम जल का पढ़ चुके हैं और हमें इस चीज़ की नॉलेज भी है, तब उसके बाद उन्होंने उस पर लिखना शुरू करा। प्रयोग में भाषा नहीं कर रहे हैं, विज्ञान की भाषा का भी यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि विज्ञान के साथ साथ हमारा सामाजिक भी आ गया है। कम्युनिकेटिव का भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भाषा समूचे पाठ्यक्रम में हम यहाँ पर उदाहरण की बात करें कि हमने क्या किया, भाषा को पूरे ऑल ओवर जो हमारा करिकुलम था, करिकुलम का जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में हमने सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर एक साथ देखकर जो टॉपिक पूरे सिलेबस में हमें मिले, उनसे मिलकर हमने उन चीज़ों को समझा, सीखा और फिर हमने उन चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया। तो भाषा समूचे पाठ्यक्रम में ये आएगा आपका इसका आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, आपका पालन पोषण एक ऐसे गांव में हुआ जहां सभी लोग हिंदी बोलते थे। आपने बिना विद्यालय गए ही सीख ली। ठीक है, कि आपका पालन पोषण तो ऐसे गांव में हुआ जहां पर हिंदी बोलते थे और आपने भाषा बिना विद्यालय गए ही सीख ली। बाद में जब विद्यालय गए तो आपने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी और उर्दू सीखी। अब आप अंग्रेजी भाषा को अच्छे तरीके से बोल पाते हो। अब आपकी प्रथम भाषा कौन सी है? पहली अंग्रेजी, दूसरी हिंदी, तीसरी उर्दू, फोर्थ है संस्कृत। तो पहली प्रथम लैंग्वेज कौन सी हुई आपकी? फर्स्ट लैंग्वेज, आप बताइए फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी हुई आपकी? हिंदी। ठीक है, हिंदी ही तो फर्स्ट है, फर्स्ट ही तो बोलनी सीखी आपने। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में वास्तविक वस्तुएं जैसे छतरी, बरसाती, पेचकस आदि लाती है। वे शिक्षार्थियों से कहती है कि प्रत्येक शब्द के बारे में 2-2, 3-3 वाक्य कहें। इस प्रकार की सामग्री को तकनीकी रूप से क्या कहा जाएगा? भाषा निवेश, शिक्षण उपकरण, थर्ड है उपकरण और फोर्थ है वास्तविक वस्तुएं। ऑब्वियस है, आपको पता ही हो गया, रिलिया, यानी कि वास्तविक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्लास में लेकर आए जाते हैं, रिलिया बोलते हैं इनको। अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में काल का शिक्षण करते समय आप एक ही व्यक्ति के 2 चित्र दिखाते हैं। काल का यूज़ कर रहे हो, टेंस सिखा रहे हो, ग्रामर की बात हो रही है, एक व्यक्ति के 2 चित्र दिखाते हो। एक चित्र प्रथम वर्ष पहले का और एक चित्र जो अभी का खींचा गया है। आप इन चित्रों के आधार पर उस व्यक्ति के वर्तमान और भूत कैसा दिखता है, उसकी आदतें, इन पर आरंभ करते हैं। आप किस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं? पहला है निर्देशनात्मक व्याकरण, दूसरा संरचनात्मक व्याकरण, थर्ड है शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण और फोर्थ है नियम आधारित व्याकरण। तो यहाँ पर आप शिक्षण शास्त्रीय व्याकरण की बात कर रहे हैं, पेडागोजिकल ग्रामर की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पेडागोजी तो पढ़ रहे हैं, कैसे सिखाया, कैसे था, कैसे हो गया, आगे कैसे होगा, तो ये चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वे कथन जो किसी कक्षा विशेष या पाठ्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान, कौशल और प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है शिक्षण प्रतिफल, दूसरा है अधिगम प्रतिफल,
तीसरा है संख्यात्मक प्रतिफल और फोर्थ है बुनियादी साक्षरता प्रतिफल। तो बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका राइट क्वेश्चन आंसर होगा, ऑप्शन होगा। कि पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, कोर्स की बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों ने ज्ञान को अर्जित कर लिया, स्किल भी डेवलप कर ली, ठीक है, एक अच्छे से सब कुछ उन्होंने सीख लिया। तो वो किस तरह का प्रतिफल है? लर्निंग, क्योंकि उन्होंने सीखा है ना, तो लर्निंग प्रतिफल की यहाँ पर बात हो रही है आपकी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आपका जुलाई 2024 का ये पेपर था, फर्स्ट पेपर था, और फर्स्ट पेपर की शायद सेकंड लैंग्वेज है आई थिंक। तो ठीक है, आप इन क्वेश्चन को कर लीजिए। अगले क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी। आप क्वेश्चंस को अच्छे से करते रहिए। इन्हीं में से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बट रहता वही है, सेम ही सेंस रहती है, बस स्टेटमेंट्स इधर उधर हो जाती हैं। बट बहुत ईजी है, PYQ भी कर लोगे तो आपके 15 में से मैं कहूँगी 12 से 13 क्वेश्चन कहीं भी नहीं गए, PYQ ही। बट जो मैं कोर्स भी लेकर आ रही हूँ, उस कोर्स को भी अच्छे से कीजिएगा, वहाँ ओवरव्यू हो जाएगा आपका 10 से 15 क्लासेज में। बस इससे ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लासेज ही करवाऊंगी। बस 20 या 25 मिनट की हार्डली क्लासेज होंगी, 10 से 15 बस। इसके अलावा और कुछ करने की आपको ज़रूरत भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए ऐसे ही। बाय बाय, टेक केयर।